हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा, इस बात के लिए कैलकुलेशन करना होता। जिसमें दो स्लिट्स होता है, तो एक ही पर्दे में हमने दो स्लिट्स क्रिएट किया है। ये स्लिट्स का जो स्लिट्स विड्थ होता है ये काफ़ी कम होता है, एम्पलीट्यूड के तुलना में तुलनात्मक होता है ये। तो स्लिट्स S1 और ये स्लिट्स S2, इन दोनों स्लिट्स से ये प्रकाश की किरणें जाती है और जैसे ही प्रकाश की किरणें गई तो किसी न किसी एक पॉइंट पर मिल जाती है। तो जिस पॉइंट पे मिलेगा ये मिनिमम इंटेंसिटी हो सकता है उस पॉइंट पे, या मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकता है। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पथांतर क्या होता था और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पथांतर क्या हो सकता है, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो पथांतर होता था वो पथांतर n लैम्डा का पूर्ण गुणज होता था, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो पथांतर होता था वो λ/2 का λ/2 का क्या होता था, विषम गुणज होता था, या λ/2 का विषम गुणज होता था। तो λ/2 का विषम गुणज होता था पथांतर के लिए। और तो वैसे स्थिति में मिनिमम इंटेंसिटी होता था, यानी अदीप्त फ्रिंज बनता था। तो हम सबसे पहले S1 से P और S2 से P का पाथ डिफरेंस देखना चाहेंगे कि इस दोनों, यहाँ से जो एक प्रकाश की किरणें गई है और S2 से P जो प्रकाश की किरणें गई, इसका पाथ डिफरेंस क्या है। तो पाथ डिफरेंस क्या है, तो S1 से P का पाथ लेंथ कम है, S2 से P का पाथ लेंथ क्या अधिक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगा। ये S1 है, ये S2 है, और ये जो एक पॉइंट है इस पॉइंट को हम K मान लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन इसलिए हमने ड्रॉ किया क्योंकि जितना पाथ लेंथ ज़्यादा होगा वो सोचो हम काट के निकाल लेंगे। तो अब S1 से P और K से P का जो पाथ है वो बराबर बराबर दिखता होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा। तो देखो यहाँ से इस पॉइंट को हम इधर से मिलाने का ये कोशिश करते हैं और यहाँ से इसको भी मिलाने का एक कोशिश करते हैं। तो देखो इन दोनों के जो बीच का जो एंगल होगा ये भी एंगल थीटा ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा, y। तो हम इन ट्रायंगल S1K/S2 देखना चाहेंगे, इन ट्रायंगल S1K/S2। अच्छा, ये परपेंडिकुलर लाइन क्यों डाले, क्योंकि पाथ लेंथ S2 से P जितना पाथ ज़्यादा था उतना काट के हमने निकाल लिया, S1 से P और ये K से P। तो S1 से P और K से P ये पाथ लेंथ काट के हमने निकाल लिया। तो S2 से जो K है ये S2K, इसको हमने अलग रखा, ये पाथ डिफरेंस बताएगा इन ट्रायंगल S1K/S2। तो इसमें हम देखना चाहेंगे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा S2K, और हाइपोटेनस कितना S1/S2। S2K इज इक्वल टू S1/S2 साइन थीटा। S1/S2 कितना होगा, तो S1/S2 दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये S2K, तो ये d साइन थीटा, तो d साइन थीटा। तो ये साइन थीटा, ये एंगल थीटा था तो ये भी तो एंगल थीटा ही था। तो यहाँ से भी अगर हम साइन थीटा को अप्रॉक्स इक्वल टू द थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू तो क्या हो जाएगा थीटा। तो ये S2K इक्वल टू ये d थीटा, क्या आ जाएगा d थीटा, और थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू द टेन थीटा लिखा जा सकता है ये स्मॉल एंगल के लिए। तो थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये y और बेस क्या, दोनों स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा d। तो S2K इज इक्वल टू d टेन थीटा। तो टेन थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू दे ये y अपॉन d। तो ये S2K क्या है, S2K जो है ये पाथ डिफरेंस है, तो इसको लिख देते हैं पथांतर। क्या लिख देते हैं, पथांतर। पथांतर कितना, तो d स्मॉल dy बटे कैपिटल D, ये पथांतर है। तो दो पथांतर के बीच जो है, दो पथांतर के बीच क्या कंडीशन लगाएं जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, यानी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो, या दो
पथांतर के बीच क्या कंडीशन होगा, जो मिनिमम इंटेंसिटी होगा। एक्चुअल में मैक्सिमम इंटेंसिटी जहाँ होता था वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनता था, और जहाँ मिनिमम इंटेंसिटी होता था वहाँ डार्क फ्रिंज बनता था। तो देखो हम क्या करते हैं, S2 इक्वल टू डी थीटा। तो ये पथांतर, तो पथांतर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी। तो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, ये पथांतर देखा, तो हम लिखते हैं अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता जहाँ होता था वहीं तो दीप्त फ्रिंज होता था। तो अधिकतम तीव्रता के लिए या लिखते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर था ये n लैम्डा होना चाहिए। और यहाँ पथांतर कैलकुलेशन होके आया कितना, पथांतर जो कैलकुलेशन होकर आया है dy बटे डी। तो ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी इज इक्वल टू n लैम्डा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, l लैम्डा डी बटे स्मॉल डी, l लैम्डा डी, अच्छा बटे स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या, तो दोनों के बीच का ये डिस्टेंस। तो ये y जो है ये पोजीशन ऑफ द फ्रिंज बताएगा, पोजीशन ऑफ द प्रिज्म। तो जहाँ दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज बनता है, इसी को अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति जैसे ही हम देखेंगे, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति कहाँ कहाँ होगा, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति जो होगा ये लैम्डा डी बटे डी, ये होगा 2 लैम्डा डी बटे डी, 3 लैम्डा डी बटे डी, 4 लैम्डा डी बटे डी। ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति आएगा, डॉट 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 डॉट। अच्छा जीरो पे क्या होगा, तो जीरो पे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनता है, जिसको हम लोग सेंट्रल दीप्त फ्रिंज कह सकते हैं। जीरो पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनता है। n का वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे तो जीरो पे ही केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, पहला दीप्त फ्रिंज, दूसरा दीप्त फ्रिंज, तीसरा दीप्त फ्रिंज, चौथा दीप्त फ्रिंज। इसी तरीके से कहीं पूछेगा पांचवा दीप्त फ्रिंज कहाँ बनेगा, तो पांचवा दीप्त फ्रिंज 5 लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। अच्छा कैपिटल डी क्या, तो स्लिट्स और स्क्रीन यानी स्लिट्स और पर्दे के बीच की दूरी। अच्छा ये वाई क्या, तो वाई ही तो पोजीशन ऑफ द फ्रिंज बता रहा है। तो फ्रिंज की पोजीशंस क्या होगी, ये था अधिकतम तीव्रता के लिए यानी दीप्त फ्रिंज के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए या अदीप्त फ्रिंज की जब बात करेंगे, न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए या अदीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो पथांतर है, पथांतर कितना होना चाहिए, पथांतर 2n-1 लैम्डा बाई 2 कुछ इस तरीके से आया था। विषम गुणज होता था किसका, लैम्डा बाई 2 का। तो ये न्यूनतम तीव्रता या अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर इतना ही होता था। तो यहाँ जो है डेल्टा एक्स कितना, डेल्टा एक्स पथांतर होता था, तो पथांतर है वाई डी बटे कैपिटल डी, डी वाई डी बटे कैपिटल डी। वाई क्या, तो वाई जो है ये पोजीशन ऑफ द, ये वाई जो है पोजीशन ऑफ फ्रिंज बताएगा। ये डी क्या है, तो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी फ्रिंज विड्थ है। तो डी वाई अपॉन डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, 2n-1 बटे लैम्डा बाय 2। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। ये पोजीशन ऑफ द अदीप्त फ्रिंज यानी न्यूनतम तीव्रता की स्थिति। तो अदीप्त फ्रिंज की जैसे स्थिति देखेंगे तो अदीप्त फ्रिंज का जनरल इक्वेशन यही है। तो अदीप्त फ्रिंज कहाँ कहाँ बनेगा, तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति अगर हम देखें तो n का वैल्यू यहाँ 1 रखाएगा, तो लैम्डा डी बाई 2d ये प्रथम अदीप्त फ्रिंज है। द्वितीय अदीप्त फ्रिंज के लिए n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा डी बाई 2d। n का वैल्यू जैसे 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 में से 1 गया, तो 2 रखेंगे 2 दूना 4 में से 1 गया 3, 3 रखेंगे 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5, तो 5 लैम्डा डी बाई 2d
अगर इसी में 4 रखेंगे, 4 दूना 8 में से 1 गया तो 7 लैम्डा डी बाई 2d डॉट 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 डॉट, ये अदीप्त फ्रिंज बनता चला जाए। अगर हम बात करते हैं कि दो फ्रिंज के बीच की दूरी क्या होगी, यानी फ्रिंज विड्थ, तो याद रखेंगे चाहे आप अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी निकालें या दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी निकालें, इस दूरी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो हम लिखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। अच्छा, ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, प्रथम अदीप्त फ्रिंज, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, तृतीय अदीप्त फ्रिंज, डॉट डॉट करके आएगा। ये प्रथम दीप्त फ्रिंज, द्वितीय दीप्त फ्रिंज, तृतीय दीप्त फ्रिंज, इसी तरीके से डॉट डॉट आएगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई जब कभी भी निकालना हो, फ्रिंज की चौड़ाई, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ की अगर बात करते हैं तो ये फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? बीटा से। ये होता क्या? तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, इसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे। हमने क्या कहा? दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी लिखें तो 2 लैम्डा डी बटे डी माइनस लैम्डा डी बटे डी, इसको जैसे कैंसिल करें तो ये बीटा फ्रिंज विड्थ इक्वल कितना हो जाएगा? लैम्डा डी बटे डी। तो ये फ्रिंज विड्थ हो गया, यानी फ्रिंज की चौड़ाई। क्या हो गया? फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक, इसी तरीके से अगर दो अदीप्त फ्रिंज में दो फ्रिंज के बीच की दूरी अगर हम देखें तो अदीप्त फ्रिंज में भी दो फ्रिंज के बीच की दो क्रमागत, मतलब दो लगातार फ्रिंज के बीच की दूरी ही फ्रिंज विड्थ होता है। तो यहाँ भी अगर दो लगातार, किसी भी दो लगातार मतलब अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी देखेंगे तो 3 लैम्डा डी बटे 2d माइनस लैम्डा डी बटे 2d, इन दोनों को अगर डिफरेंस करें तो ये कितना हो जाएगा? ये 2d, ये 3 लैम्डा डी इंटू डी माइनस लैम्डा डी इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा डी इंटू डी बटे 2d। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आ जाएगा लैम्डा डी बटे डी। तो ये लैम्डा डी बटे डी, तो ये बीटा, ये फ्रिंज की चौड़ाई है तो लैम्डा डी बटे डी इंटू स्मॉल डी, ये इस तरीके से आएगा। बीटा इक्वल क्या? लैम्डा डी बटे डी। तो लैम्डा क्या? ये वेवलेंथ होता है। लैम्डा क्या? तो वेवलेंथ होता है। और कैपिटल डी क्या? तो फ्रिंज और मतलब स्क्रीन और इन दोनों के बीच की दूरी होता है। इसी में एक होता है कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई या एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई या कोणीय फ्रिंज, डायरेक्ट लिखेंगे फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, ये कोणीय चौड़ाई कितना होगा? इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो ये बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बटे डी। तो देखेंगे बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बटे डी, अभी तुरंत हमने परपेंडिकुलर बाय बेस किया था तो वो थीटा आ जाता था जैसे, तो यहाँ भी जैसे परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू तो टेन थीटा होता था। तो यहाँ भी फ्रिंज की ये बीटा बटे डी, तो बीटा बटे डी करेंगे तो ये लैम्डा बटे डी, और इसी बीटा बटे डी को फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई यानी बीटा थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसको बीटा के नीचे थीटा लगा तो ये फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई आ गया। ये लैम्डा बटे क्या हो जाएगा? डी। लैम्डा क्या? तो वेवलेंथ, और डी क्या? तो दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी। याद रखेंगे ये जो लैम्डा डी बटे डी है, ये एक कैपिटल डी है और स्मॉल डी है। एग्जाम में कई बार कन्फ्यूजन आते रहता है। तो लैम्डा डी बटे डी, ये डी कैपिटल डी जो है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है, और जबकि स्मॉल डी है दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ये था यंग का द्विछिद्र प्रयोग, और इसी यंग के द्विछिद्र प्रयोग से हमने दोनों यंग के द्विछिद्र प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई और फ्रिंज की स्थिति के बारे में चर्चा किया। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता था? तो दो क्रमागत फ्रिंज के बीच की दूरी,
चाहे वो दोनों कर्मागत फ्रिंज दीप्त फ्रिंज हो या दो कर्मागत अदीप्त फ्रिंज हो। दो कर्मागत दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ही उतनी होती है, दो कर्मागत अदीप्त फ्रिंज के बीच की ही दूरी उतनी होती है। मतलब अगर कहें अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई पूछ लें तो कुछ नहीं, दोनों का ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोलो या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोलो, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं आया। ये बीटा इक्वल क्या होगा, लैम्बडा डी बटे डी। लैम्बडा वेवलेंथ है, डी कैपिटल डी जो है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है, और स्मॉल डी जो है दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ये था यंग का द्विछिद्र प्रयोग। यंग के द्विछिद्र के प्रयोग के बारे में हम पिछले क्लास में भी कुछ चर्चा किए थे कि वेव किस तरीके से जाता है। दो वेव में जब क्रेस्ट से मिलता है या क्रेस्ट ट्रफ से मिलता है तो क्या होता, जब दोनों क्रेस्ट या ट्रफ से जब मिलता है तो वहाँ पथांतर जो है 2 पाई का पूर्ण गुणज हो जाता था। तो 2 पाई का पूर्ण गुणज यानी कलांतर जो है 2 पाई का पूर्ण गुणज होता था, जिसके वजह से अधिकतम तीव्रता होती थी, यानी दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता था। लेकिन कई बार क्या होता कि एक अदीप्त से मिल जाता है, तो वहाँ जो होता है कलांतर जो है पाई का विषम गुणज होता, और पाई के विषम गुणज होने की वजह से वहाँ मिनिमम इंटेंसिटी होता था, मिनिमम तीव्रता होता था, तो उसको हम लोग अदीप्त फ्रिंज कहा करते थे। इसमें एक टर्म आता है तरंगाग्र। तो तरंगाग्र क्या है, ये तरंगाग्र के बारे में हमने चर्चा नहीं किया, क्योंकि वेव से पढ़ाना स्टार्ट किए तो हम डायरेक्ट वेव को सुपरपोजिशंस ऑफ वेव्स और उसके इंटरफेरेंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में चले गए थे। उससे पहले हमको कुछ और भी टर्म बताना था, जैसे तरंगाग्र, वेव फ्रंट क्या होता है। उससे पहले जैसे न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी, तो न्यूटन्स के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को उसको बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। वो प्रकाश के बारे में न्यूटन का मानना था कि प्रकाश जो है कण के रूप में ट्रेवल करती है, जो कि मानना गलत था, लेकिन फिर भी शुरुआती लॉ था, शुरू में लोग उसको मानते थे कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर कॉर्पस्कुल्स यानी पार्टिकल, प्रकाश का जो कण है, प्रकाश की जो किरण है कण के रूप में गमन करती है। एक्चुअल में ये कण के रूप में गमन करती नहीं है। तो अगर कण के रूप में गमन करती तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता, तो प्रकाश की तीव्रता सघन माध्यम में अधिक हो जानी चाहिए थी, प्रकाश का जो वेग है अधिक हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी जब परावर्तन और अपवर्तन को डिफाइन कर रहा था तो वहाँ भी कुछ मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आया, जैसे कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो जाना चाहिए कॉर्पस्कुलर के आधार पर, और विरल माध्यम में कम होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। और दूसरी बात कि जब परावर्तन को व्याख्या कर रहा था तो माना जाता था कि प्रकाश के जो कण है किसी वस्तु से टकरा करके हमारे आँखों तक पहुंचती है तो जाकर वस्तु दिखाई पड़ती है। अगर निश्चित रूप से वो प्रकाश कण होता तो टकरा करके हमारे आँख तक पहुंचती, तो आँख तक अगर पहुंचती तो आँख के अंदर छेद हो जाता बार बार, लेकिन ये भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अगर किसी पॉइंट सोर्स से कण निकलता चला जाए, जैसे मान लीजिए बल्ब हो, बल्ब अगर लाइट देती है तो वहाँ से कण निकलता हो, या सन हो तो सन से अगर कण निकलता हो, तो यानी किसी भी सोर्स से अगर कण निकलता हो तो कण निकलते निकलते एक समय ऐसा हो जाएगा कि वो सोर्स ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी विलुप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कण का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक्चुअल में बाद में जब हाइगेंस साहब आए थे तो फिर इसको मॉडिफाई किए थे। तो आजकल हम लोग पढ़ते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कण के साथ साथ तरंग की प्रकृति का बिहेव करता है। तो चलिए खैर हम उससे आगे एक तरंगाग्र की बात करते हैं। ये वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट, तरंगाग्र एक प्रकार का तल है। कोई पूछेगा कैसा तल है, तो तरंगाग्र एक ऐसा तल है जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। ये एक ऐसा प्लेन है जिस पे प्रत्येक कण, जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण क्या हो, कंपन की समान कला में उपस्थित हो, इसी को तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट कहते हैं। समान कला का मतलब सबके सब सेम फेज में रहे होंगे। सेम फेज यानी कला निश्चित रूप से सेम होगा।
यानी समान डिस्टेंस ट्रेवल करके आया होगा। क्यों? अच्छा, हम ऐसा क्यों करें समान डिस्टेंस ट्रेवल करके आया होगा? तो y इक्वल टू sin ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी क्या है? किसी भी वेव का कला हो सकता है। तो अलग अलग इंस्टेंट पे ये जो पोजीशन है ये अलग अलग होगा। तो हमने कहा कि एक ऐसा तल जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण, ये जो जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, यानी सेम फेज में हो। जैसे मान लीजिए ये एक वेव था, दूसरा वेव ये भी हो, ये सब का कला अगर बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए, इसका फेज इसके फेज के बराबर हो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, तो निश्चित रूप से ये एक वेव फ्रंट कहलाएगा। तो वेव फ्रंट क्या है? इट इज हाइपोथेटिकल प्लेन, इट इज ए प्लेन एट विच each particles vibrates in the same phase। समान कला मतलब पर उस एक ऐसा तल जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में उपस्थित हो, कंपन की समान कला में क्या हो? उपस्थित हो। ये तरंगाग्र कहलाता। तरंगाग्र जो है ये दो प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली में दो नहीं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो एक को बोलते हैं समतल तरंगाग्र। क्या बोलते हैं? समतल तरंगाग्र। और एक होता है गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। और एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र। क्या होता? बेलनाकार तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र को बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। समतल तरंगाग्र को क्या बोलते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। गोलीय तरंगाग्र को बोलते हैं एस्फेरिकल। क्या बोलते हैं? एस्फेरिकल वेव फ्रंट। और बेलनाकार तरंगाग्र को बोलते हैं सिलिंड्रिकल। क्या बोलते हैं? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। तो समतल तरंगाग्र होता कैसा? एक्चुअल में ये शेप में समतल है। शेप में किसी अनंत स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी स्रोत से यानी अनंत स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें के लिए खींचा गया तरंगाग्र जो होता है ये समतल तरंगाग्र होता है। एक्चुअल में समतल तरंगाग्र जो है ये समान डिस्टेंस ट्रेवल करके आया होगा, तभी जाके ये सेम फेज में रहेगा। इस पर प्रत्येक कण यानी प्रत्येक वेव जो है सेम फेज में है। इस प्लेन पर उपस्थित प्रत्येक वेव सेम फेज में रहा होगा, इसीलिए इसको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। प्लेन वेव फ्रंट किसके लिए खींचा जाएगा? तो इनफाइनाइट यानी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण के लिए खींचा गया तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता। अच्छा, एक चीज़ और हम बताएंगे कि किसी भी तरंगाग्र पर किरण हमेशा लंबवत होती है। तरंगाग्र और किरण, किरण क्या है? तो प्रकाश की किरणें जो आर पार जाती है। तो तरंगाग्र और किरण, अच्छा हम तरंगाग्र सिंपल क्यों लिखे? चाहे तरंगाग्र कोई भी हो, गोलीय तरंगाग्र हो कि बेलनाकार तरंगाग्र हो, तरंगाग्र और किरण आपस में हमेशा लंबवत होता है। आपस में हमेशा कैसा होता? लंबवत होता, यानी एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तरंगाग्र और किरण, चाहे वो गोलीय तरंगाग्र हो कि समतल तरंगाग्र हो, तरंगाग्र और किरण हमेशा एक दूसरे पे कैसा एंगल बनाएगा? मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है। अच्छा, गोलीय तरंगाग्र किसके लिए खींचेगा? जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें जा रही होगी। इस पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें जा रही होगी। तो इस पॉइंट सोर्स से जाता हुआ प्रकाश की किरण, जैसे मान लो 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो हर चारों तरफ 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये ट्रेवल करेगा। यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके जैसे ही जाएगा तो निश्चित रूप से सेम फेज में रहा होगा। और सेम फेज में रहने का मतलब है कि ये भी एक गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। मतलब किसी पॉइंट सोर्स यानी बिंदु स्रोत के लिए खींचा गया तरंगाग्र जो है ये गोलीय तरंगाग्र है। हाँ, गोलीय तरंगाग्र ऐसा हो सकता है कि ये गोलीय तरंगाग्र में ऐसा हो सकता है कि ये अवतल के फेस का हो या उत्तल के फेस का हो। तो ये ऐसा हो सकता है। तो उत्तल का फेस का या अवतल का फेस का कब होगा? तो कई बार पूछेगा गोलीय तरंगाग्र का चित्र आरेख खींचें या समतल तरंगाग्र का चित्र आरेख खींचें।
तो ये किसी एक पॉइंट सोर्स से जाता हुआ प्रकाश की किरण के लिए जो खींचा गया तरंगाग्र है ये गोलीय तरंगाग्र है। कोई पूछेगा सर क्या यहाँ किरण तल से लंबवत है? बिल्कुल, किसी भी पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींचना ये एक तरंगाग्र का काम करेगा। और ये केंद्र से होकर जा रही है तो तल पर खींचा गया स्पर्श रेखा और ये जो केंद्र से गुजरता हुआ रेखा है दोनों आपस में कितने डिग्री कोण बनाता? 90 डिग्री का कोण बनाता। तो ये गोलीय तरंगाग्र है। गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें के लिए खींचा गया तरंगाग्र ये गोलीय तरंगाग्र, ये बेलनाकार तरंगाग्र। तो जैसे मान लो कि ये एक बेलनाकार सोर्स है, बेलनाकार सोर्स है, ये सोर्स से प्रकाश की किरणें हर डायरेक्शन में फैल रहा हो तो उसके लिए अगर हम प्रकाश की किरणें देखते हैं तो ये चारों तरफ प्रकाश फैलेगी इस तरीके से ये चारों तरफ प्रकाश जाएगी। तो इसके लिए किसी बेलनाकार स्रोत के लिए जो खींचा गया प्रकाश की किरणें के लिए जो खींचा गया तरंगाग्र होता है ये तरंगाग्र भी आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब तल से, जैसे मान लीजिए भले वो कर्व सरफेस है लेकिन निकलेगा तो रेडियस की डायरेक्शन में, तो जिस पॉइंट से निकल रहा है उस पॉइंट पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस स्पर्श रेखा से ये किरण हमेशा क्या होगा? लंबवत ही होगा। तो ये बेलनाकार स्रोत किसके लिए खींचा जाएगा? तो जो किसी संकीर्ण छिद्र से आती हुई प्रकाश की किरणों के लिए खींचा गया, या जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट खुद ही उसका एक लेंथ होता है तो हर डायरेक्शन में ये प्रकाश की किरणों को फैलाती है, तो उसके लिए भी ये खींचा गया तरंगाग्र क्या होगा? बेलनाकार तरंगाग्र होगा। तो अब हम बात करते हैं बेलनाकार तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र का ये सब का चर्चा हो चुका है। और हम एक बात और भी बोल दिए कि तरंगाग्र जो है किरण से हमेशा क्या होता? लंबवत होता है, चाहे वो बेलनाकार तरंगाग्र हो कि समतल तरंगाग्र हो। एक बात और हम कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए ये वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट जो खींचते हैं ना किसी सेम, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से प्रकाश की किरणें ढेर सारी जा रही है तो किसी एक क्षण यानी जैसे मान लीजिए 10 सेकेंड के बाद या 15 सेकेंड के बाद प्रकाश की किरणें कहाँ पहुँची है। जैसे मान लीजिए 10 सेकेंड पर खींचा गया तल, तो 10 सेकेंड में चारों तरफ सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा मतलब निश्चित रूप से ये गोलाकार होगा, वो त्रिज्या का काम करेगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र जो है किसी एक क्षण पर खींचा गया एक तल होता है। मतलब किसी से एक ही सोर्स से ढेर सारा रे यानी ढेर सारा तरंग अगर ट्रेवल कर रहा हो, ढेर सारा रे अगर ट्रेवल कर रहा हो, किसी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ड्रॉ किया गया जो लोकस होगा उसी लोकस को हम लोग वेव फ्रंट बोलेंगे। मतलब किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किरण का जो पोजीशन होगा उसी किरण के पोजीशन का जो लोकस है उसी लोकस को हम लोग वेव फ्रंट कहेंगे। दो बात है, एक तो प्रकाश की किरण तरंगाग्र से हमेशा लंबवत होगा, दूसरी बात हमने क्या कहा कि ये जो प्रकाश की किरण है किसी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे खींचा गया लोकस है, किसी सेम सोर्स से ट्रेवल करने वाला रे ऑफ लाइट के लिए। तो किसी जैसे मान लीजिए बेलनाकार स्रोत भी है तो बेलनाकार स्रोत से भी हर डायरेक्शन में प्रकाश किरणें जाएंगे। तो किसी एक ही जैसे मान लीजिए बोल देंगे 2 सेकंड बाद प्रकाश किरणें कहाँ गई, तो 2 सेकंड बाद सारे प्रकाश की किरण का एक लोकस यानी एक पोजीशन इंडिकेट करेंगे। तो उसी लोकस को हम लोग जब ड्रॉ कर देंगे तो वही एक वेव फ्रंट का काम करेगा। तो चलिए ये था वेव फ्रंट वगैरह। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे वेव फ्रंट। अब हम बात करते हैं कि कहेगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। तो ये परावर्तन के नियम की व्याख्या कैसे होगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर वो हम कर देते हैं। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर तो हम मानते हैं कि ये एक परावर्तक सतह है और इस परावर्तक सतह पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएगी, लेकिन हम केवल
दो प्रकाश की किरणों को भेजते हैं। अच्छा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर, तो द्वितीयक तरंगिका में ज़्यादा कुछ है नहीं कि जैसे मान लीजिए किसी एक सोर्स से प्रकाश की किरणें आती है, तो जैसे मान लीजिए एक सोर्स से प्रकाश की किरणें आई तो इस पे वाइब्रेट करने वाला, किसी तल पर वाइब्रेट करने वाला प्रत्येक कण एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। ये भी हर डायरेक्शन में प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करता, तो इसी को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर, तो मतलब किसी वेव फ्रंट पर या किसी प्लेन पर वाइब्रेट करने वाला प्रत्येक कण एक नए सोर्स की तरह काम करता है और वो भी हर डायरेक्शन में प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करेगा। तो ये मान लीजिए एक परावर्तक सतह है और इस परावर्तक सतह पर दो समानांतर किरणें आपतित हुई हैं। इस परावर्तक सतह पर क्या हुआ, दो समानांतर किरणें परावर्तित हुई है। तो ये एक आपतन बिंदु होगा और ये एक दूसरा आपतन बिंदु होगा। तो किसी एक आपतन बिंदु पर खींचा गया है अभिलंब ये, तो किसी एक आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और ये दूसरे बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये। तो ये देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है यही आपतन कोण है। ये भी अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ये क्या है, आई। तो ये टकरा करके लो, अभी क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो, इस बात को हमको प्रूफ करना है। हम मानेंगे नहीं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ऐसा हम उपयोग नहीं कर सकते किसी, क्योंकि यही परावर्तन के नियम का तो एक्सप्लेनेशन करना। हमने इस कोण को आई मान लिया, यहाँ आई दिखाते नहीं हैं। अब देखिए, टकरा करके ये प्रकाश की किरणें किसी दिशा में चली जाएगी, यहाँ भी टकरा करके ये प्रकाश की किरणें किसी दिशा में चली जाएगी। तो ये जो किरण आया इसका नाम है एक्स और ये किरण वाई। ये जो टकरा करके लौटती है ये प्रकाश की किरणें वाई डैश हम कहेंगे, और ये जो एक्स नाम की प्रकाश की किरणें टकरा कर जो लौटी है इसको एक्स डैश कहेंगे। अच्छा, देखेंगे ये दोनों आने वाली किरण है यानी आपतित किरण है, और ये दोनों टकरा करके लौटने वाली किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये बिंदु P होगा और ये बिंदु क्या होगा, Q होगा। अब हम क्या करते हैं कि आपतन बिंदु P है और ये आपतन बिंदु Q है, तो आपतन बिंदु P पर खींचा गया एक अभिलंब देखते हैं। मतलब यहाँ आपतन बिंदु P पर हम इंसिडेंट वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहेंगे। तो वेव फ्रंट हम आपको बोले समान समय में तय की गई दूरी हो गई, मतलब किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो किरण का लोकेशन है, किसी एक ही सोर्स से आ रहा है, जिस टाइम में ये P पॉइंट पे आया उस टाइम में ये Y किरण कहाँ गया होगा, तो समान डिस्टेंस ट्रेवल करके आया होगा। तो वेव फ्रंट ऐसे भी हम बोले थे कि वेव फ्रंट जो होता किरण पे हमेशा क्या होता, लंबवत होता। मतलब इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को देखना चाहें तो यहाँ एक प्लेन खींचते हैं और यहाँ जो प्लेन खींचते हैं ये कुछ इस तरीके का, और इस पॉइंट को P डैश कहते हैं। ये वेव फ्रंट है P डैश, ये P डैश क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। P डैश क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये बोलते हैं आपतित तरंगाग्र, क्या बोलते हैं, आपतित तरंगाग्र। अच्छा, ये आपतित तरंगाग्र है। अच्छा देखिए, तरंगाग्र किरण से हमेशा लंबवत होता है। ये अगर आपतन कोण आई हो गया तो ये क्या होगा, 90 - I। क्यों, क्योंकि किरण और तरंगाग्र हमेशा 90 डिग्री कोण, ये हो जाएगा 90 - I। तो पुनः ये क्या हो जाएगा, ये पुनः I हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये अभिलंब है इस तल पर और ये हो गया, ये भी किरण पे ये तल क्या है, 90 डिग्री। तो इस किरण और तल के बीच ये 90 डिग्री इतना आई, तो ये हो गया 90 - I, ये 90 - I हो गया, तो ये पुनः क्या हो जाएगा, I। अब हम जिस टाइम पे ये Y नाम का किरण Q पॉइंट पे आया, उस पॉइंट पे हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट खींचना चाहें तो वेव फ्रंट पुनः किरण से क्या होगा, लंबवत होगा। तो यहाँ एक वेव फ्रंट खींचने का प्रयास करो। ये वेव फ्रंट जो है ये कुछ यूँ, तो ये जो वेव फ्रंट है ये भी 90 डिग्री, ये पॉइंट Q है और ये क्या है, Q डैश। तो Q डैश ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। Q डैश क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इसको बोलते हैं परावर्तित तरंगाग्र। क्या हो जाएगा, परावर्तित तरंगाग्र। ये अगर I है, ये 90 - I,
तो देखेंगे ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आर होगा, क्योंकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आए आर, और ये परावर्तित वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट किरण से हमेशा लंबवत होता है, इतना हो गया आर, तो ये पुनः क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये हो गया 90 माइनस आर, तो इस तल से ये अभिलंब है, ये इतना हो गया 90 माइनस आर, तो पुनः ये क्या हो जाएगा आर। अब देखिए हम इन ट्रायंगल पी पी डैश क्यू, इन ट्रायंगल पी पी डैश क्यू एंड ट्रायंगल पी पी डैश क्यू और क्यू क्यू डैश पी, क्यू क्यू डैश पी में देखना चाहेंगे इन दो ट्रायंगल, तो पी पी डैश क्यू और क्यू क्यू डैश पी, तो ये क्या होगा, तो ये पी पी डैश क्यू, तो पी पी डैश क्यू और ये हो जाएगा क्यू क्यू डैश पी। अगर इस तरीके से देखना चाहें तो ये एंगल पी डैश एंगल क्यू डैश के बराबर, ये 90 डिग्री, ये 90 और 90 की वजह से बराबर हो गया, ये पी डैश और ये क्यू डैश दोनों 90 हो गया, क्योंकि इधर 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा, और ये 90 की वजह से बराबर होगा। एक साइड जो है दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, ये पी क्यू और पी क्यू, ये कॉमन साइड्स है, ये क्या है कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है, यानी कि दोनों बराबर बराबर साइड है। अच्छा एक चीज़ और, आर एच एस, अच्छा एक चीज़ और, ये पी डैश क्यू, ये पी डैश क्यू ये पी क्यू डैश के बराबर होगा। कोई कहेगा सर ये पी डैश से क्यू पी क्यू डैश के बराबर कैसे हो गया, तो देखेंगे ये जो वेव फ्रंट खींचे थे, जिस समय एक्स नाम का किरण ये पॉइंट पी पे आया था, उसी समय वाई नाम का किरण पी डैश पॉइंट पे आया था, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आया, एक पी पे दूसरा पी डैश। जितने देर में ये पी से पी डैश गया होगा उतने देर में ये किरण जितने देर में ये किरण पी डैश से क्यू आया होगा उतने देर में ये किरण पी से क्यू डैश गया होगा, यानी समान समय में तय की गई दूरी। क्योंकि माध्यम बदला नहीं तो स्पीड भी नहीं बदलेगा, तो जितने देर में ये पी डैश से क्यू किरण आया उतने देर में ये कहाँ से कहाँ चला गया, पी से क्यू डैश चला गया, तो मतलब समान समय में तय की गई दूरी, समान समय में तय की गई दूरी। तो आर एच एस से राइट हाइपोटेनस साइड्स, एक हाइपोटेनस और एक राइट एंगल, आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ट्रायंगल पी पी डैश क्यू सर्वांगसम होगा ट्रायंगल क्यू क्यू डैश पी से। जैसे ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया तो समान भुजा के सामने का कोण, यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा है और यहाँ से यहाँ तक समान भुजा के, इस भुजा के सामने का कोण ये आर और इस भुजा के सामने का कोण आई, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आर। क्योंकि समान भुजा, जितने देर में ये पी डैश से क्यू आया उतने देर में ये पी से क्यू डैश चला गया, तो समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समान होता है। समान भुजा के सामने का कोण ये क्या होता है, समान। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। ये आपतन कोण किसके बराबर हो गया, परावर्तन कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही बात हमको प्रूफ करना था। इसको जब 5 नंबर में पूछता है तो हम इसको लैंग्वेज के साथ लिखते हैं कि माना कि एक परावर्तक सतह एम डैश है, इस परावर्तक सतह का कुछ नाम रख देंगे एम डैश। तो एक्स वाई दो समानांतर किरणें आपतित होती है, जो आपतन बिंदु P और Q है, परावर्तन के बाद ये एक्स डैश और वाई डैश की ओर चली जाती है। आपतन बिंदु P पर और Q पर अभिलंब खींचा गया और आपतित तंगाग्र P डैश तथा परावर्तित तंगाग्र Q डैश खींचा गया। उसके बाद कोण आपतन कोण है आई है और आ है, दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम प्रूफ करके इसमें समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, इस बात को हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। अगले दिन अपवर्तन का सिद्धांत, अपवर्तन के नियम को कैसे व्याख्या करते हैं, इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग देखेंगे। चलिए धन्यवाद।